कोई 7-8 बरस पहले की बात होगी। सोहनलाल पुत्र मोहनलाल बिहार के इंटर कॉलेज में पढ़ने जाता था। वह उसकी कुमारी शीला देवी से आंख मटका हुआ। सोहन जाति के लोहार थे और शीला भी सुनार कन्या थी। ब्याह शादी होना मुमकिन न था। सोहन ने बाप के कुर्ते से 700 रुपये और पड़ोस के गांव से कुमारी शीला को लेकर फरार हो गया। फिर वह पूरे 3 साल तक फरार ही रहा। वह गांव तब लौटा जब उसके साथ 2 चिंगमुंगी थे। जैसे कि परंपरा होती है कि प्रेम विवाह के बाद घर वाले कुछ दिन नाराज रहते हैं, पर वे जैसे ही चिंगमुंग पैदा होते हैं उनका गुस्सा कम हो जाता है। प्रेमी जोड़े को माफ कर दिया जाता है। पूरे देश में कमोवेश यही रिवाज चलता है, पर सोहन के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इन 3 सालों में उसके अम्मा अब्बा तो ऊपर वाले की सेवा में जा चुके थे। बच्चे थे दोनों भाई मानिक और पन्ना। उन्होंने उसको लड़की भगाने के जुर्म में घर से में घुसने नहीं दिया। गांव वालों ने भी उससे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सोहन शीला देवी और चिंगुमुंग के साथ उल्टे पांव शहर को लौट गया और भैया को गालियां देते हुए अपनी फैक्ट्री की नौकरी पर जाने लगा। उन दिनों फैक्ट्री में यूनियन और मैनेजमेंट का लफड़ा चल रहा था। एक दिन मालिक ने फैक्ट्री बंद करने की घोषणा कर दी। खूब हाय हाय इंकलाब जिंदाबाद हुई, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। वैसे भी गांव में उसके हिस्से 12 बीघे जमीन आती थी। उसने खेती करने को अपना और अपने बीवी बच्चे के पेट भी भर सकता था और दोनों बड़े भाइयों की छाती पर मूंग दलने का काम भी संपन्न कर सकता था। बड़े अरमानों के साथ वो अपने गांव पहुंचा, पर जल्दी ही उसके अरमान आंसुओं में ढह गए। पहले मानिक ने पहचानने पर इनकार कर दिया, फिर पन्ना ने तो जलील करके घर से भगा दिया। दोनों भाभीियों ने भी जली कोठी सुनाई। सोहन परेशान हो गया। वह मानिक के घर के दरवाजे पर ही जम गया। वही अपना खूंटा गाड़ दिया और बोला, मुझे अपने हिस्से की जमीन और घर चाहिए। अपना हिस्सा लिए बगैर मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। इतना सुनना था कि दोनों भाई बिगड़ गए। मानिक बोला, काहे का जमीन? बाबू मरते समय जमीन हम दोनों भाइयों के नाम कर गए। उन्होंने तो तुझे मेरा हुआ मान लिया था। जा भाग जा यहाँ से, यहाँ तेरा कोई जमीन नहीं है। सोहन पहले गिड़गिड़ाया, फिर बुनबुनाया और उसके बाद आग बबूला हो गया। गुस्साए के बोला, भैया ये तो सही ना है। हमें पता है आप हमारे बापू हमारे साथ ऐसा अन्याय कतई नहीं कर सकते। हमें लगे तुम झूठ बोल रहे हो। उसका इतना कहने था कि पन्ना पिनपना के बोले, तुम बड़के भैया पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हो। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर ताल ठोक के बोले, सुन ले, पिताजी की नज़र में ही ना, सरकार की नज़र में भी तू मर चुका है। मुर्दों के नाम जमीन ना होती, सो सरकार ने जमीन हमारे नाम कर दी है। अब के मानिक बोले, सुन रे छोरे, हमने कहीं कहीं है ना कि तू मर गया, तो समझ ले तू मर गया। अब तू कहीं चला जा, पर अब जिंदा ना होने को, समझी? सोहन ने अपनी परछाई देखी। परछाई थी। अपने पैर सीधे देखे। इसका मतलब अभी भूत नहीं बना हूँ। भैया लोग जबरदस्ती मुझे भूत बनाने के तुले हैं। वह बिगड़ गया। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, देखो हम जिंदा है, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं। जिंदा न होते तो चलते फिरते कहाँ। फिर बीड़ी निकाल कर सुलगाई। भीड़ को दिखाते हुए बोला, देखो भूत कहीं बीड़ी पी सके है, वो तो आग से डर के भागे है। फिर चुन्नी दादा से बोले, दादा तुम ही न्याय करो, हम जिंदा है ना। चुन्नी दादा क्या बोलते जब उसके आगे सगे भाई उसे नहीं पहचान रहे थे। खामखा वो जिंदा होने का प्रमाण पत्र कैसे देते। सो उन्होंने बात का तोड़ मरोड़ कर कह दिया, लल्ला जो बात हम ना जाने, मानिक कह रहे हैं कि तुम मर गए समझ रहे हो। बड़ा भाई तो राम समान होवे है, तो भला झूठ क्यों बोलेगा। और भैया जो है तुम्हारे घर का मामला है, हम तुम्हारे फट्टे में टांग क्यों उड़ावें। अच्छा चले हैं, भैंसन का दूध काढ़नी है, कहकर चुन्नू दादा चल दिए। उनके पीछे पीछे बाकी की भीड़ भी चल दी। रह गया तो अकेला सोहन लाल। बहुत देर रोया झीका, पर कुछ बात न बनी। थोड़ी देर में दोनों भैया लट निकाल लाए। यूं तो सोहन देह में अच्छा भला मजबूत था, पर नियत्ता भी था। उसने भाइयों से मारपीट का करना अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरा, मुझे खुद पर शक होने लगा था कि कहीं वह सचमुच में ही मर के भूत तो नहीं बन गया। सो वह वहां से हट गया और थोड़ी देर में आंसू बहाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे आ बैठा। बदन पर ठंडी हवा लगी। दिमाग में भी हवा के कुछ झोंके गए। दिमाग का रोशनदान खुल गया। उसने खुलते ही सोनलाल ने सोचा, सच
सब झूठ बोल रहे होंगे, पर पंचों में तो परमेश्वर का वास होता है, वो जरूर न्याय की बात करेंगे। सोचकर वह चौपाल पर पहुंचा। चौपाल में सरपंच जी ने न्याय के हुक्के में ईमान का तम्बाकू डालकर गड़प गड़प कर रहे थे। सोहन ने पाय लागे की और सरपंच जी ने मुंह फेर लिया। सोहन समझ गया न्याय के देवता कन्या भगाने की घटना से अब तक नाराज हैं। देवता चरणा वंदना से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने 10वीं की हिंदी की किताब में पढ़ा था। सो उसने सरपंच जी के पैर पकड़ लिए। सरपंच जी भीमनाए के क्या बात है रे, हमारे पाँव काहे पकड़ रहा हो? सोहन सकपाया भिनभिना कर बोला, सरपंच जी मैं सोहन मोहन लाल का छोरा। उस दिन तो उसने कहा, उस दिन मर गया था जिस दिन गांव की छोकरी को भगा कर ले गया था तू। सरपंच जी का हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोले। सोहन रो पड़ा। रोते रोते उसने बात उगलना न भूले। हुजूर हमें पता है आप हमसे छोकरी भगाने को लेकर बहुत नाराज हैं, पर अब तो हम बाल बच्चेदार हो गए, अब हमें क्षमा कर दो। सरपंच जी को हम तो आपकी काली गाय हैं, आपकी पीरजा हैं, हमारी खता माफ कर दो। सरपंच जी ने मुंह टेढ़ा ही रखा पर जुबान खोल दी। लल्ला खता माफ करने लायक ना है, समझो हमारे लिए, पूरे गांव के लिए तुम मर चुक गए हो और भूतों से हम बात नहीं करते। जुबा बंद हुई, हुक्के की गड़प गड़प शुरू हो गई। सोहन समझ गया वासुआ की नुमाइश करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा, तो उसने झटपट आंखों में आंसू की फसल उगाई और गिड़गिड़ा के बोला, महाराज हमारी गलती है पे हमें 10 गिन के 10 जूते मार लो, पर हमें हमारी ज़मीन दिला दो। हमारे दोनों भाई ज़मीन पर कब्जाए बैठे हैं। कहे हैं कि हम मर गए हैं, पर देखिए हम तो आपके सामने जिंदा बैठे हैं। देखो देखो छू कर देखो। कहकर वह खुद को छुआने के लिए आगे बढ़ा। सरपंच जी बिदक गए। हट हट, हम मरे हुए आदमी को नहीं छुएंगे, हट। अब की बार सोहन मुंह फाड़ कर रो पड़ा। रोते रोते बोला, माणिक न्याय करो। माना आप हमसे नाराज हैं, हम माने हैं, हम गांव की इज्जत डुबोई है, आपका नाम बदनाम किया है, पर क्या ये न्याय है कि हमारे भैया हमारी जमीन कब्जा ले, हमें मरा घोषित कर दे? आप कुछ भी ना कहें, आखिर आप गांव के मुखिया हैं, आप कुछ तो कहो, बताओ हम मरे हैं कि जिंदा हैं? सरपंच जी ने इस बार कुछ कहा। मुंह सीधा करके बोले, देखो लल्ला, गांव के लिए तुम 7 बरस पहले मर गए थे, घर वालों के लिए 3 बरस पहले मर गए थे। जब गांव के वाले के लिए मर गए हो, घर वालों के लिए मर गए हो, तो उसके बाद क्या बचा है? उसके बाद हुक्के की एक गड़प मारकर बोले, देखो तुम्हारे घर की बात है, जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें मुर्दा मान रहे हैं तो हमारी क्या हैसियत है तुम्हें जिंदा मान ले? और अगर तुम्हारे भैया तुम्हें जिंदा मान लेंगे तो हम भी तुम्हें जिंदा मान लेंगे और तुम्हें जिंदा होने का प्रमाण पत्र दे देंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। सरपंच जी की इस न्याय की बात और उसके बाद के आदेश के बाद सोहन नहीं हिला। सरपंच जी ने लठेत को हुक्म दिया, भूत को लाठी की मार दिखाओ। मार के आगे भूत भी भागते हैं। ऐसा ही हुआ। जैसे कि लठेत ने लाठी उठाई, हीरा भाग लिया। कहावत भी तो सच सिद्ध होनी थी। न्याय की दुकान से भागते भागते सोहन की सांसें फूल गई। उसने हैंडपंप चलाकर ओक से पानी पिया, पानी से प्यास बुझाई और दिमाग की हिलाया। दिमाग में एक रोशनी कौंधी। उसने रोशनी में उस लेखपाल यानी पटवारी का चेहरा नजर आया। उस बस दिमाग की कलियां खिल गई। कदम चल पड़े। कहना होगा कि उसकी मंजिल पड़ोस गांव में पटवारी का घर था। पटवारी के घर पहुंचते पहुंचते सोहन की हालत टाइट हो चुकी थी। घर में शरीर में थकान, मन में उमंग थी। भाई धोखा कर सके हैं, गांव वाले भी साथ ना देवे, पर कागज तो झूठ ना बोलेगा, कागज तो पटवारी के पास होगा। यही सोचते हुए सोहन ने पटवारी की घर की कुंडी खटखटाई। साक्षात पटवारी बाहर निकले। सोहन ने पटवारी से राम राम की अपना परिचय दिया। बता, हम सोहन हैं, बिसौली गांव के मरहूम मोहनलाल के छोटे बेटे। पटवारी ने इशारे से रोक दिया। बोले, बताने की जरूरत ना है, हम तुम्हारा पहचानते हैं। तुम पन्ना और मानी के छोटे भाई हो। 7-8 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे, बताओ कैसे आना हुआ? सोहन की बातें खिल गई और उसने ये सच होगा, अब तो जमीन मिल जाएगी, बहुत खुश हो गया था वो। मोहन ने खुशी का इजहार के रूप में गुटके से पीले दांत चमकाए और बोला, पटवारी जी, अब तो हम आपकी शरण में हैं। मेरे भैया ने धोखा करके मेरी जमीन दबा ली है। कहते कि मैं मर गया हूँ। भैया तो सही कह रहे हैं, तुम सच में सच्ची में मर चुके हो। पटवारी ने गंभीरता से कहा। सोहन का दिमाग बन गया। चिढ़कर बोला,
क्या कहते हैं पटवारी जी, हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं और आप कह रहे हो कि हम मर चुके हैं। मुझे लगा है कि आप हमारे भैया से मिल चुके हैं। आपको भी भगवान के घर जवाब देना है, न्याय की बात करो। पटवारी जी, हीरा ने भिनभिना कर कहा, भैया हम न्याय की बात ही कर रहे हैं। तुम सचमुच मर चुके हो। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम 3 साल पहले ही मर चुके हो और हमारे रिकॉर्ड में मृतक के रूप में हो। सोहन ये सुनकर सुन रह गया। मतलब ये भैया ने हमारे रिकॉर्ड में तुम्हारे 3 साल 2 महीने पहले मरने का सर्टिफिकेट लगा दिया है। अब आदमी तो झूठ बोल सके पर सरकारी कागज तो झूठ ना बोले। बस इसी कागज के बल पर चकबिंदी में तुम्हारी जमीन तुम्हारे भैयों के नाम हो गई। ये देखो उनका हलफनामा। अब हम क्या करते, तुम्हारे बाल बच्चे होते तो जमीन उनके नाम होती। अब तुम्हारे बाल बच्चों का कोई रिकॉर्ड था ही ना, सो जमीन माणिक और पन्ना के नाम चढ़ गई। विश्वास ना तो ये देखो कागज, कहकर पटवारी ने कागज सोहन के सामने लहरा दिया और सोहन ने कागज पढ़ा। सच में उसके नाम के आगे मृतक लिखा था। कागज के हिसाब से वह 3 साल 2 महीने पहले ही मर चुके हैं। सोहन चक्कर खा के गिरा। गिरते गिरते उसने देखा कि उसके पैर सचमुच भूतों की तरह पीछे हो गए थे। इसके बाद तो उसे बेहोश होना ही था। पटवारी ने पानी के छींटे डालकर उसके बेहोशी दूर की और फिर उसके कान में फुसफुसाया, भैया सोहन, हमारी फीस दो तो हम तुम्हें जिंदा होने का रास्ता बता देंगे। बोलो, देंगे फीस? सोहन के दिमाग में हवा के साथ बुद्धि प्रविष्ट हुई। उसने जेब में हाथ डाला और 100 के 2 नोट निकाले और पटवारी जी के हाथ में रख दिए। पटवारी जी ने फिर 2 बातें बताई। पटवारी जी बोले, भैया हमारी सुनो। एक तो आपके जिंदा होने का केस फाइल कर दो, उसमें 420 का केस भी मुकदमा भी दर्ज करा दो। हो उसका तुम कोर्ट में जिंदा साबित हो जाओ। कोर्ट ने तुम्हें जिंदा मान लिया तो तुम्हारी ज़मीन वापस मिल जाएगी। कहकर उन्होंने बीड़ी सुलगाई और धुआं फेंकते हुए सुनने से निहारने लगे। सोहन दूसरी बात के बाहर आने का इंतजार करने लगा। पटवारी जी ने बड़ी बीड़ी खत्म होने तक बात पेंडिंग रखी। फिर बोले, भैया दूसरी बात यह है कि जाके बिरमा सुनार से मिलो, वही तुम्हें इस भवसागर सागर से पार उतार सकते हैं। फिर सोहन को सोचते देख बोले, सुनो सोहन, हम जानते हैं कि बिरमा से तुम्हारे घर वालों की पक्की दुश्मनी है। अब तुम तो गांव में रहते हो, सो दुश्मनी तुम्हारे भैया से निभा रहे हैं। अभी साल भर पहले ही फौजदारी हुई। पन्ना का तो समझ लो वो जानी दुश्मन है। वो पन्ना को सबक सिखाने में तुम्हारी साथ देगा, मान लो। पर सोन बिमना पर वर्ग को डालो चूल्हे में, याद रखो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होवे है। फिर हम जाने कि बिरमा से ज़्यादा हरामी इलाके भर में कोई ना है। तुम्हारे लट्ठों को और उसका सातिर दिमाग दोनों मिल जाए तो कुछ ना कुछ नौटंकी हो जाएगी। बात कुछ कुछ सोहन की समझ में आई। उसने ठान ली कि लौटते मैं आज बिरमा के चौबारे में जाऊंगा और उसकी मदद की भीख मांगूंगा। पर उससे पहले उसकी इच्छा जाने से मैं लेकर भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की थी। यह बात उसने पटवारी जी से शेयर भी कर डाली। पटवारी असबर कर बोले, भैया जब तक हम तुम्हारे भैया को जाने हैं, उनके पिछवाड़े में सूअर का बाल है। वो तुमसे पहले थाने पहुंच चुके होंगे। वैसे भी तुम्हारे प्रमाण पत्र उनके पास हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र। फिर भी तुम अपनी मन में बात रखो और कोशिश करके देख लो। सोहन पटवारी से राम राम करके चला गया आया। अगली मंजिल थाना थी। थाने में वही हुआ जो पटवारी ने कहा। खूब चिल्ला। सोहन बोला, थानेदार जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे भाइयों ने मेरी ज़मीन दबा ली है, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख लो। थानेदार हंसकर बोला, थाने में सिर्फ जीवित लोगों की रिपोर्ट लिखाने का कायदा है, भूतों की रिपोर्ट लिखने जाने का ऑर्डर अब तक नहीं आए हैं। सोहन भयंकर बोला, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, भूत नहीं हूँ। थानेदार बोला, हमारा रिकॉर्ड कहता है कि तू मर चुका है, सरकारी रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलता। सोहन इस बार गिड़गिड़ा के बोला, हुजूर मैं सच मुच्ची का आदमी हूँ, मेरा विश्वास करो। थानेदार फिर ऐसा पगला कहेगा, हम तेरा विश्वास क्यों करें? तेरा विश्वास क्यों करें? हमारी सरकारी नौकरी तेरा विश्वास करेगी क्या? सरकारी कागज का। देख तेरे भाई लोग आज दोपहर में तेरा मृत्यु प्रमाण पत्र थाने में जमा करके गए हैं। ज़्यादा 3-5 करेगा तो 4 डंडे लगाकर तेरा पिछवाड़ा सुझवा देंगे। भाग यहाँ से, साला मरने के बाद भी रिपोर्ट लिखाने आ गया, कहकर थानेदार हंसा। मोहन लौट आया। अगली मंजिल बिरमा का घर था। उस रात बिरमा के घर रुका। बिरमा ने उसको जमकर खातिरदारी की। सारी रात
की मीटिंग हुई, उसका असर अगली सुबह देखने को मिल गया। सोहन का बड़ा भैया मानिक हाथ में लोटा लेकर दिशा मैदान को जंगल में जा रहा था। सामने से लठ राम राम कही, फिर बिना आशीर्वाद का इंतजार किए घुमा दिया लठ, और फिर क्या दे दनादन लठ की आवाज़ और मानिक की चीखों के बीच कंपटीशन हो गया। कंपटीशन तभी खत्म हुआ जब मानिक के हाथों की हड्डी चट करके टूटने की आवाज़ आई। सोहन ने पिटाई बंद की और नीचे पड़े चीखते चिल्लाते भाई को विदाई की। राम राम कहकर आगे चल दिया। अब अगली मंजिले भैया पन्ना का घर था। पन्ना उस समय भैंस का दूध निकाल रहा था। बाल्टी लगाए भैंस के नीचे बैठे थे। सोहन पहुंच गया। पहले मंजिले भैया को राम राम की, फिर लठ उठाया और फिर तो धर लिया भैया को। सिर हाथ पांव कमर सबकी सेवा की। पन्ना चीखे चिल्लाए, कमीने छोटा होके बड़े भाई पे अटू रहा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा, जेल कराऊंगा, साले चक्की पीसेगा। हाय उनकी चीख। सोहन ने भाभी को भी राम राम की, फिर लठ ने राम राम की। मंजली भाभी लठ लगते ही अंदर भागी। उनके पतिदेव बाहर से और उनके घर से के अंदर से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पर सोहन निर्विकार भाव से भैया को सुताते रहे। कुछ देर में गांव में हल्ला हो गया। सोहन ने मौके की नजाकत समझ ली और चीखते चिल्लाते भैया को छोड़कर बाहर भागा। हाँ, जाते जाते भैया को राम राम करना ना भूले, आखिर गांव की मर्यादा तो रखनी थी। सोहन ने लठ के माणिक और पन्ना को जमकर सेवा की। उसकी कृपया से माणिक के हाथ की हड्डी और पन्ना के सिर फट चुका था। पन्ना बहू का सिर्फ पैर ही की हड्डी टूटी थी। पहले राउंड में उन्हें अपनी चोट का इलाज करा, प्लास्टर चढ़ा। उसके बाद वे रेलगाड़ी में लद कर रोते कराते पहुंचे थाने। वहां जाकर थानेदार को रो रो कर सोहन की सारी करतूतें बताई। अपने जख्म, अपने हत्या करने की कोशिश यानी दफा 307 में रिपोर्ट लिखाने की बात कही। थानेदार हंसा और बोला, पागल हो क्या? मर्द के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने का कोई प्रावधान नहीं है। मरा हुआ आदमी किसी को कैसे घायल कर सकता है? माणिक पन्ना ने बहुत तेरी बाय बाय की कसम खाई, पर थानेदार नहीं माना। बिगड़ कर बोला, सालो झूठी रिपोर्ट लिखाने आए हो? तुमने ही तो कहा था कि मोहन मर चुका है, तो वह कैसे मार सकता है? तुमने ही दिया था ना सोहन का मृत्यु का प्रमाण पत्र। अब वो सरकारी कागज में मर चुका है, तो हम कैसे उसे जिंदा कर सकते हैं? भागो यहाँ से, झूठी रिपोर्ट लिखवाते हो। पन्ना गिड़गिड़ाए के बोला, भाई माई बाप रहम करो, हम सच कह रहे हैं, हमने सोहन नहीं मारा है। राम जी की शौं, बताओ बताओ, हम झूठ बोले सके हैं, पर हमारे ये जख्म, ये हमारा प्लास्टर, ये तो झूठ ना बोले। बताओ, हमने हमें ना मारा तो हमें चोट कैसे लगी? थानेदार का माथा सोचने की मुद्रा में सुखड़ा और सोचकर बोला, चोट तो तुम्हें लगी है, सोहन तो मर चुका है, वो तो तुम्हें मार नहीं सकता। मुझे लगता है तुम लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया है, तभी ये चोट लगी है। फिर हवलदार की आवाज़ देकर बोला, अरे शांबा, गिरफ्तार करो इन सालों को, आपस में फौजदारी की रिपोर्ट लिखो, साथ में झूठी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की भी धाराएं भी लगाओ। अब इतना सुनने से मानिक और पन्ना दोनों के रंग उड़ गए। उन्होंने माफ़ी मांगी और पुलिस को तो अपना काम करना ही था, सो उन्होंने अपना काम किया। दोनों के हिस्से में 4-4 झापड़, दर्जन दर्जन गालियाँ और 5-5 हज़ार का दंड आया। उसके बाद वे रोते कोसते सोहन के बदन में 2-2 मीटर कीड़े पड़ने की दुआ मांगते हुए बाहर आए। रात के लगभग 12 बजे होंगे, और कहना गलत होगा कि कमर का दर्द सोहन की गलियानों की सहूलियत तो दे रहा था, पर सोने की इजाज़त नहीं दे रहा था। ऐसे में झट से सोहन प्रकट हुए। एक हाथ में वही तेल पिला लठ, दूसरे में गंडासा। पन्ना की तो हवा निकल गई। घबराकर बिस्तर गीला करने वाला ही था कि सोने आते ही पैर छुए राम राम की। पन्ना को लगा कि पड़ा अब लठ। सुबह की याद ताज़ा हो गई। सोहन बोला, दद्दा डरो मत, हम मारने ना आए, हम तो समझाने आए कि हमारी ज़मीन वापस दे दो। पन्ना पिनपनाए, ना, हम जमीन वापस में ना पड़ गए। थानेदार की बात भी याद आ गई। सोहन बोला, अब सुनो, अब हम जा रहे हैं, पर परसों तक हमारी ज़मीन ना मिली तो समझ लो हम तुम्हारे और माणिक भैया के पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे। कह देते हैं। पन्ना पिनपनाए के बोले, अंधेर गर्दी है क्या? पुलिस थाना कुछ ना है के? फांसी हो जाएगी समझो। सोहन हंसा बोला, दफा दद्दा, मुर्दों को फांसी होवे क्या? हम तो भूत हैं, किसी को भी मार सके हैं। याद है ना, थानेदार ने यही बात कही थी, मुर्दों के खिलाफ रपट ना लिखी जा सकती। सोहन बोला, दद्दा और
सोच लो लीजियो, परसों तो का टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद फिर जो गंडासा और बात सोने अधूरी छोड़ दी। लत कंधे पर रखकर चल दिए, पर भैया को राम राम करनी फिर भी ना भूले। तीसरे दिन क्या हुआ इसमें लिखने की कुछ बचा है क्या? बस इतना ही काफ़ी है कि सोन को पहली ज़मीन मिली, घर मिला, उसके बाद जिंदा होने का प्रमाण पत्र मिला। प्रमाण पत्र दिलाने में उसके भाइयों का बहुत बड़ा हाथ रहा। जब तक प्रमाण पत्र नहीं था तब तक वह डर डर के जीते रहे। भूत को क्या पता कब मार डाले, भूत को कोई सजा थोड़ी ही मिलती है। भगवान ने जैसे मोहन को जीवित किया वैसे ही हर मुर्दे को जीवित करे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।